डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज की इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने जो चैप्टर लिया है वो है आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं, जिसमें दो शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र। इसका पार्ट 1 हम आज करने वाले हैं, पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। यानी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाएं हैं मुख्य रूप से, व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं हैं, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। पहला हम लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रायः कीमत सिद्धांत या प्राइस थियरी भी कहा जाता है। माइक्रो शब्द का अर्थ है छोटा। तो पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अर्थ के बारे में जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रायः कीमत सिद्धांत भी कहकर पुकारते हैं। माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से बना है, इसका अर्थ है छोटा। इसमें इन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता वस्तुओं की दी हुई कीमतों एवं दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। एक फर्म दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी। एक उद्योग में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी। वस्तु की कीमतें यानी रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ कैसे निर्धारित होगी। उत्पादन के साधनों का प्रतिफल यानी आय का वितरण कैसे निर्धारित होगा। विभिन्न उपयोगों में उत्पादन के साधनों का आवंटन कैसे होगा। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन की बनावट यानी कंपोजिशन और आवंटन यानी एलोकेशन को स्पष्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह बतलाया जाता है कि कुल उत्पत्ति का विभिन्न उद्योगों, फर्मों व वस्तुओं में विभाजन कैसे होता है और साधनों का आवंटन विभिन्न प्रतियोगी उपयोगों में किस प्रकार होता है। यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी कुछ सीमा तक समष्टि या योग या एग्रीगेशन जिसको कहते हैं का विचार आता है, जैसे बाजार मांग वक्र यानी मार्केट डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्रों यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का योग होता है। तो ये जो बाजार मांग वक्र है वो व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग होता है। तो कुछ हद तक माइक्रो में भी हम एग्रीगेशन यानी योग करते हैं। एक उद्योग भी उसमें पाई जाने वाली विभिन्न फर्मों का समूह होता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिस लघु इकाई की चर्चा की जाती है वह भी कुछ इकाइयों का योग या समूह हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि वह समूह अपने क्षेत्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था या इंटायर इकोनॉमी को शामिल नहीं करता, अन्यथा वह समष्टि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। वो समूह अगर पूरी अर्थव्यवस्था से संबंध रखता है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। माइक्रो अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, किस प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, जिसमें पहला आता है
वस्तु मूल्य निर्धारण, जिसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, और ये दो चीज़ों से निर्धारित होता है। वस्तु मूल्य निर्धारण यानी कीमत सिद्धांत, तो वस्तु का मूल्य दो चीज़ों से निर्धारित होता है, एक मांग का सिद्धांत और दूसरा उत्पादन व लागत का सिद्धांत। मांग और लागत दोनों मिलाकर किसी वस्तु की कीमत या मूल्य को निर्धारण करती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें मांग का सिद्धांत भी पढ़ना होता है और उत्पादन व लागत का सिद्धांत का भी अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र में दूसरी बात आती है, दूसरे सिद्धांत आते हैं हमारे साधन मूल्य निर्धारण। साधन यानी उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण, और उसको हम वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये वितरण का सिद्धांत में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में? पहला है मजदूरी का सिद्धांत, फिर लगान के सिद्धांत, फिर आता है ब्याज के सिद्धांत, और बाद में आता है मुनाफा यानी प्रॉफिट यानी लाभ के सिद्धांत। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें साधन मूल्य निर्धारण या वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत ये चारों सिद्धांतों को अलग अलग से अध्ययन करना होता है। और इसके बाद तीसरा भाग आता है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ये आर्थिक कल्याण का सिद्धांत यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये भी हमें। तो इस तरह से ये हमारा पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस कवर हो जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होता है। अब यहाँ एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक तरफ व्यक्तिगत वस्तुओं व व्यक्तिगत बाजारों के संतुलन का अध्ययन किया जाता है, तो दूसरी तरफ सामूहिक संतुलन का अध्ययन भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के बाजार, विभिन्न साधनों के बाजार, मुद्रा तथा पूंजी बाजार परस्पर निर्भर होते हैं तथा आपस में समायोजन करते हुए सामूहिक अथवा सामान्य संतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अतः व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत संतुलन की स्थिति से संबंधित होता है। इसमें सापेक्ष कीमतों यानी रिलेटिव प्राइसेस का अध्ययन किया जाता है, ना कि सामान्य कीमत स्तर यानी कि जनरल प्राइस लेवल। तो इस प्रकार से यहाँ वस्तु की कीमतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन सामान्य कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में क्या है उसके बारे में अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, ये आता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों का अध्ययन भी शामिल होता है। गार्टनर एक्ले के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है। यह वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, ना कि उन पेड़ों का जो इसका निर्माण करते हैं। इसे समग्र अर्थशास्त्र या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार अर्थशास्त्र का यह भाग, जिसमें अर्थव्यवस्था के समग्र औसतों तथा समग्रों का अध्ययन किया जाता है, बहुधा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसका प्रायः व्यष्टि अर्थशास्त्र से भेद किया जाता है, जिसमें विशिष्ट फर्मों, कीमतों, उत्पादन आमदनियों व व्ययों का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं और कौन कौन से सिद्धांतों का हमें अध्ययन करना होता है। तो इसमें पहला पार्ट आता है आय व
रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था की नेशनल इनकम के बारे में, जनरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड जो सिद्धांत है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र में हम सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है आर्थिक विकास का सिद्धांत, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। और इसी तरह से नेक्स्ट आता है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। जैसे वितरण का माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी सिद्धांत है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन उसी प्रकार से जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वितरण का समष्टिगत सिद्धांत का हमें अध्ययन करना होता है। मुद्रा, राजस्व व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार नियोजन, आर्थिक विकास, आर्थिक अस्थिरता आदि क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित माने गए हैं, क्योंकि इनका देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र दोनों आर्थिक विश्लेषण के दो मार्ग होते हैं। एक में वैयक्तिक इकाइयों का आर्थिक व्यवहार आता है तो दूसरे में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक व्यवहार आता है। एक का संबंध लघु से है तो दूसरे का विशाल से। इन दोनों का अंतर प्रमुखतया रीति के प्रश्न को लेकर होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मात्राओं यानी इकोनॉमिक क्वांटिटीज़ में बड़े समूह और औसत शामिल होते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र के भेद को अधिक स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि पहले में व्यक्तिगत आय का अध्ययन होता है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आय का अध्ययन होता है और दूसरे में यानी समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। पहले में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन होता है तो दूसरे में राष्ट्रीय उपभोग का। पहले में एक वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन होता है तो दूसरे में सामान्य कीमत स्तर का। एक में एक वस्तु की उत्पत्ति का अध्ययन होता है तो दूसरे में अर्थव्यवस्था की कुल उत्पत्ति का अध्ययन होता है। इस प्रकार से समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं व साधनों की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है और इसी में आर्थिक कल्याण की चर्चा आती है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास व वितरण का समष्टि सिद्धांत आदि आते हैं। इस प्रकार जब हम मजदूरी, लाभ, ब्याज व लगान का निर्धारण करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय बनता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आय में इनका सापेक्ष अंश जानते हैं तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस प्रकार वितरण का क्षेत्र व्यष्टि व समष्टि दोनों से संबंध रखता है। यही कारण है कि ब्याज के सिद्धांत की चर्चा व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में आती है। आई होप आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझ में आया है और इसमें हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं उसके बारे में जाना, दोनों के मूलभूत अंतर के बारे में जाना। लेकिन इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, उसको हम पार्ट 2 में लेने वाले हैं। सो आप पार्ट 1 को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इसी से आपकी अटेंडेंस होने वाली है। सो इसको रिवाइज़ कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। आई होप आपको ये समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच।